हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और गाइस, आज की क्लास हमारी यूसीजी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक प्राकल्पना या परिकल्पना। तो परिकल्पना का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस कल्पना। परि का अर्थ है चारों ओर और कल्पना का अर्थ चिंतन का सम्मिलित रूप। तो परि का अर्थ क्या है भी? चारों ओर। और कल्पना का अर्थ है चिंतन के सम्मिलित रूप। तो यह अनुसंधान का अर्थ है उपकथन। उपकथन से होता है जो किसी भी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है। किसकी समस्या को समाधान में क्या करता है भी? अवधारणा करता है। किसमें? परिकल्पना में। जब शोधकर्ता किसी भी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो उसके अस्थायी समाधान से एक जांचनीय प्रस्ताव की तकनीकी रूप में प्राकल्पना कहा जाता है। प्राकल्पना किसे कहते हैं भी? जब शोधकर्ता किसी भी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो उसकी एक अस्थायी समस्या का जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है। इसी जांचनीय प्रस्ताव को तकनीकी के रूप में प्राकल्पना कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि किसी भी शोध समस्या का एक प्रस्तावनिक जांचनीय उत्तर ही क्या होता है? प्राकल्पना होता है। शैक्षणिक शोध तथा मनोवैज्ञानिक शोध का स्वरूप चाहे प्रयोगात्मक हो या फिर अप्रयोगात्मक हो, शोध समस्या वैज्ञानिक चयन हो जाने के बाद ही शोधकर्ता परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करता है। किसका प्रतिपादन करता है भी? जो शैक्षणिक शोध होता है और मनोवैज्ञानिक शोध है, उसका स्वरूप प्रयोगात्मक हो चाहे अप्रयोगात्मक हो, इसमें शोध समस्या का भी वैज्ञानिक चयन होने के बाद क्या करते हैं भी? शोधकर्ता परिकल्पना का प्रतिपादन करते हैं। जब शोधकर्ता किसी भी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो उसका अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है। किसका भी? एक अस्थायी समाधान जांचनीय प्रस्ताव के रूप में क्या करता है? शोध समस्या का चयन करता है। कौन भी? शोधकर्ता। किसी भी शोध समस्या का एक प्रस्तावनिक जांचनीय उत्तर ही परिकल्पना कहलाती है। क्या कहलाती है भी? जो किसी भी शोध समस्या का एक प्रस्तावनिक जांचनीय उत्तर ही क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाती है। मान लीजिए कोई भी एक शोधकर्ता शोध समस्या है, क्या सीखने का पूर्वावलोकन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें थोड़ी सी देर के लिए मान लिया जाए कि शोध समस्या का एक प्रस्तावनिक जांचनीय उत्तर इस प्रकार तैयार किया जाता है, जैसे कि पुरस्कार के लिए सीखने की क्रिया को तेजी से होना या फिर दंड देने की सीखने की क्रिया को मंद पड़ जाएगी। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी कार्य करने के लिए कोई भी कार्य करने के उसे सीखने का पूर्वावलोकन का कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाते हैं, अगर वो नहीं कोई भी कार्य देते हैं, अगर वो कार्य नहीं करता है तो हम उसको या तो पुरस्कार से उस कार्य को सिखाते हैं या फिर डरा धमका के यानी कि दंड देने के लिए भी सीखने की क्रिया को क्या होती है? मंद पड़ जाएगी। यह जांचनीय उत्तर परिकल्पना भी कहलाएगी। और अब अगर प्रयोग या शोध के निष्कर्ष में परिकल्पना का पुष्टि हो जाती है तो उसे सही मान लिया जाता है। कि यदि पुष्टि रही हो तो परिकल्पना या तो परिमार्जन कर दिया जाता है या फिर उसकी दूसरी परिकल्पना विकसित कर लेती है। फिर है इनकी कुछ परिभाषाएं। गुर्डे व होड के अनुसार परिकल्पना भविष्योन्मुखी ऐसी होती है, यह एक तार्किक कथन है जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाता है। किसमें भी? गुर्डे व होड ने क्या कहा है कि जो परिकल्पना भविष्यवाणी होती है और इसमें तार्किक कथन होता है जिसकी सत्यता का परीक्षण भी किया जा सकता है। कर्लिंगर के अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य के संबंधों से कथन से होती है।
स्त्रीलिंगर ने क्या कहा है कि जो परिकल्पना होती है वो दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों के कथन को ही क्या कहते हैं, हमें परिकल्पना कहते हैं। फिर है मैक्यूएन के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के संभावित संबंधों के बारे में बताए गए जांचनीय कथन को हम परिकल्पना कहते हैं। किसे कहते हैं भी, जो दो या दो से अधिक चरों के बीच में जो संभावित संबंधों के बारे में हम जांचनीय कथन को क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना वस्तुतः एक तार्किक कथन, वाक्य, पूर्ण विचार तथा पूर्व धारणा होती है। इसमें जिसे शोधकर्ता विषय वस्तु की प्रगति के आधार पर पूर्व निर्मित कर लेता है और जिसकी सत्यता की जांच वह शोध के समय करता है। इसमें जो परिकल्पना है वो क्या होती है कि एक तार्किक कथन, वाक्य, पूर्ण विचार या पूर्व धारणा होती है और इसमें किसी भी वस्तु की प्रगति के आधार पर पूर्व निर्मित कर लेता है और सत्यता की भी जांच इसी वह शोध के समय करता है। किसमें भी परिकल्पना में क्या होती है, तार्किक कथन, वाक्य, पूर्ण विचार या पूर्व धारणा। इसमें क्या होती है, वह वस्तु की प्रकृति के आधार पर पूर्ण निर्मित कर लेता है और इसकी सत्यता के जांच से क्या होती है, वह शोध का समय होता है। फिर है परिकल्पना की प्रकृति। परिकल्पना की प्रकृति में परिकल्पना के मौजूद सभी संदर्भ बिंदु क्रियात्मक, प्रक्रियात्मक और घोषणात्मक प्रकृति के होने चाहिए। किसमें भी क्रियात्मक, प्रत्यात्मक और घोषणात्मक, इनमें क्या होने चाहिए, प्रकृति के होने चाहिए। क्या भी परिकल्पना के मौजूद सभी संदर्भ यानी कि क्रियात्मक, तुलनात्मक और घोषणात्मक, और इसमें क्या होती है, प्रकृति को भी शामिल होनी चाहिए। यह परीक्षा को योग्य होनी चाहिए। जो परिकल्पना है वह कैसी होनी चाहिए, भी परीक्षा के योग्य होनी चाहिए। परिकल्पना की प्रकृति ऐसी हो कि वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक हो। परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, भी जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या हो, सहायक हो, और परिकल्पना परीक्षा के योग्य होनी चाहिए। और इसमें परिकल्पना में जो मौजूद क्रियात्मक, प्रत्यात्मक और घोषणात्मक प्रवृत्ति के भी होने चाहिए। सभी शोध प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम हो। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें उत्तर देने में विद्यार्थी क्या हो, सक्षम हो। शोध समस्या एवं शोध परिकल्पना के संबंध। शोध समस्या में दो या दो से अधिक चरों के बीच एक प्रश्नात्मक कथन होता है। परिकल्पनात्मक दो या दो से अधिक बीच के व्यक्त प्रश्नात्मक चयन को एक अस्थायी समाधान होता है। जैसे स्पष्ट है कि दोनों में समानता है लेकिन दोनों चोरी अलग अलग भी हैं। इन्होंने जो शोध समस्या है उसमें और परिकल्पना के संबंध में इन्होंने क्या कहा है, जो शोध समस्या होती है वो दो या दो से अधिक चरों के बीच में एक प्रश्नात्मक कथन होता है। लेकिन परिकल्पना में क्या होता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में व्यक्त प्रश्नात्मक कथन एक अस्थायी समाधान होता है। तो इसमें क्या कहा है कि ये दोनों में समानता है लेकिन दोनों अलग भी हैं। भी ये शोध समस्या और ये शोध परिकल्पना है। तो शोध समस्या में क्या कहा कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में एक प्रश्नात्मक कथन होता है, और परिकल्पना में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक चरों के बीच में व्यक्त प्रश्नात्मक कथन का एक अस्थायी समाधान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शोध परिकल्पना। समानताएं दोनों के द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच में विशेष प्रकार के संबंध अभिव्यक्ति होती है। किसमें भी जो दो या दो से अधिक चरों के बीच में विशेष प्रकार का कोई संबंध होता है तो उसकी अभिव्यक्ति होती है। किसमें भी, परिकल्पना समानताएं में। दोनों के द्वारा शोध के आवश्यक दिशा निर्देश में मिलता है। किसके में भी, शोध के आवश्यक दिशा निर्देश में मिलता है। फिर असमानताएं
असमानताएं में जो परिकल्पना दो या दो से अधिक के संबंध में एक जांचनीय कथन होता है, लेकिन समस्या केवल एक संबंधों को बताने वाला ही वाक्य होता है। इसमें जो परिकल्पना है उसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच में एक जांचनीय कथन होता है और वह अपनी, जबकि समस्या केवल एक संबंधों के बीच में बताने वाला वाक्य होता है। फिर सोच समस्या की अभिव्यक्ति एक प्रश्नात्मक कथन के रूप में की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? अभी जो अभिव्यक्ति है वो एक प्रश्नात्मक के रूप में की जाती है, जबकि परिकल्पना और अभिव्यक्ति की एक घोषणात्मक वाक्य कथन के रूप में की जाती है। किसके रूप में की जाती है? अभी अभिव्यक्ति एक घोषणात्मक वाक्य के रूप में की जाती है। सोच समस्या यह पता करती है कि चरों के बीच में मुख्य समस्या क्या है, लेकिन समाधान के लिए संकेत नहीं मिलता, और परिकल्पना द्वारा चरों के बीच में संबंधों की समस्या के संबंधित हल का संकेत मिलता है। किसमें भी जो सोच समस्या है उसके द्वारा यह पता चलता है कि चरों के बीच में मुख्य समस्या क्या होती है, और लेकिन समस्या के की ओर भी संकेत नहीं मिलता, लेकिन परिकल्पना द्वारा चरों के बीच में संबंधों की समस्या का क्या किया जाता है? संभावित हल का संकेत मिल जाता है। फिर है परिकल्पना के अभिलक्षण या फिर विशेषताएं। इसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। इसमें क्या कहा है कि जो परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए, लेकिन तथ्य व नियमों के रचना के लिए परिकल्पना का परीक्षण योग्य होना चाहिए। जो क्या कहा है कि जो वैज्ञानिक तथ्यों व नियमों की रचना के लिए इन्होंने परिकल्पना क्या होना चाहिए? परीक्षण योग्य होनी चाहिए। कल्पनात्मक परिकल्पना दार्शनिक की अपेक्षा एक परीक्षण योग्य परिकल्पना सदैव उत्तम रहती है। किसकी भी जो कल्पनात्मक है, दार्शनिक है, तो इसकी एक परीक्षण योग्य परिकल्पना के लिए क्या रहती है? भी सदैव उत्तम रहती है। इसी से वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता और वैज्ञानिक ज्ञान की रचना होती है। किसकी भी वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय और वैज्ञानिक ज्ञान कि क्या होती है? इनकी रचना होती है। किसमें भी? परिकल्पना में। फिर है परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। परिकल्पना कैसी होनी चाहिए? भी विशिष्ट होनी चाहिए। इसमें एक परिकल्पना बहुत अधिक गुणों से संबंधित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह एक विशिष्टता खो देती है। परिकल्पना सत्यपनीयता होनी चाहिए। इसमें जो परिकल्पना है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो पुनरावृत्ति सफलतापूर्वक हो सके और इसमें वैध विश्वसनीय निष्कर्ष उपलब्ध होते हैं। फिर है परिकल्पना अपनी समस्या का स्पष्ट उत्तर देने वाली होनी चाहिए। इसमें समस्या का समाधान अनेक उत्तर में उपलब्ध होता है, लेकिन परिकल्पना के लिए उत्तर का चयन किया जाना चाहिए और अपनी समस्या का स्पष्ट कर सके। इस क्या क्या विशेषताएं हैं? भी परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, परिकल्पना सत्यपनीय होनी चाहिए, परिकल्पना अपनी समस्याओं का स्पष्ट उत्तर देने वाली होनी चाहिए। फिर परिकल्पना अल्पदेयी होनी चाहिए। जो परिकल्पना वो कैसी होनी चाहिए? भी अल्पव्ययी होना चाहिए। जब एक परिकल्पना का अध्ययन में अल्प व्यय, अल्प समय और अल्प साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो तत्वों के समान रखते हुए अधिक उपयुक्त रहती है। फिर है परिकल्पना की तर्क संगत सरलता होनी चाहिए। इसमें सरलता की ओर आवश्यक होता है। क्या? भी तर्क संगत सरलता की ओर आवश्यक होता है, और इसमें तर्क संगत एकता बोधगम्य के सरलतम रूप से स्पष्ट हो सके। किसे भी तर्क संगत एकता व बोधगम्यता। फिर है परिकल्पना का अर्थ मात्रात्मक रूप में होना चाहिए। परिकल्पना संबंधित चरों की संक्रियात्मक व्याख्या होनी चाहिए। परिकल्पना की पुष्टि, अस्वीकृति और सम्यता लगभग समान होनी चाहिए। कैसे भी जो परिकल्पना की पुष्टि है और अस्वीकृति की सामान्यता है तो कितनी होनी चाहिए? जैसे कि 100% है तो इसमें 50-50% होनी चाहिए।
शून्य परिकल्पना सर्वोच्चतम होती है। क्या होती है अभी? शून्य परिकल्पना सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वोत्तम होती है और इसमें कोई भी दिशा निर्देश न होने के कारण सत्य व असत्य प्रमाणित करने के लिए अनुसंधान कटिबद्ध नहीं होता। फिर है परिकल्पना को जांचनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भी? जो परिकल्पना है वो क्या होनी चाहिए? जांचनीय होनी चाहिए। अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्र की परिकल्पना को बनाई गई परिकल्पनाओं को के साथ तालमेल होना चाहिए। किसका तालमेल होना चाहिए भी? जो अध्ययन करता है उनकी अन्य परिकल्पनाओं और परिकल्पनाओं का बनाई गई परिकल्पना का तालमेल होना चाहिए। फिर है परिकल्पना को मितव्ययी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भी? मितव्ययी होना चाहिए। परिकल्पना का तार्किक पूर्णता और व्यापकता का गुण होना चाहिए। फिर है परिकल्पना के क्षेत्र में मौजूदा सिद्धांत एवं तथ्यों के संबंधित होना चाहिए। परिकल्पना का अधिक से अधिक अनुमति किया जाना संभव होना चाहिए और उसका स्वरूप समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए भी? जो अधिक से अधिक अनुमति किया जाना संभव होना चाहिए और जिसमें स्वरूप सामान्य होना चाहिए। फिर है परिकल्पना के वैज्ञानिक परीक्षणों के उपकरणों के संबंधित व उपकरणों से संबंधित होना चाहिए। परिकल्पना के सत्यात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भी? जो परिकल्पना उसको सत्यात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये क्या थी गाइज? हमारी विशेषताएं थी परिकल्पना की। क्या क्या विशेषताएं भी? जो परिकल्पना है वो परीक्षण योग्य होनी चाहिए, विशिष्ट भी होनी चाहिए, सत्यापनीय भी होनी चाहिए, समस्या का स्पष्ट उत्तम होना चाहिए, अल्पमेयादी होनी चाहिए और इसमें जो तर्क संगत है वो सरलता होनी चाहिए और कथन मात्रात्मक के रूप में होना चाहिए। तो ये था गाइज हमारे विशेषताएं। फिर है परिकल्पना की वर्गीकरण का प्रकार। इसके वर्गीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं भी? अप्रायोगिक या गैर निर्देशनात्मक या प्रायोगिक या निर्देशनात्मक। फिर है इनके कुछ टाइप: साधारण स्तर परिकल्पना, विषम स्तर परिकल्पना, विशिष्ट स्तर परिकल्पना। फिर है प्रायोगिक निर्देशनात्मक के टाइप से अस्तित्व परक परिकल्पना और सांख्यिकीय परिकल्पना। फिर सांख्यिकीय परिकल्पना है, इसके दो पार्ट बताए गए हैं: निराकरणीय या शून्य परिकल्पना और शोध या कार्य रूप में परिकल्पना। फिर जो शोध या कार्य रूप की जो परिकल्पना है उसके भी दो पार्ट बताए हैं: धनात्मक और ऋणात्मक। फिर ऋणात्मक के दो पॉइंट बताए हैं: सत्यात्मक परिकल्पना और सार्वभौमिक परिकल्पना। इनके टाइप्स कौन कौन से हैं भी? जो परिकल्पना है उसके वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है अभी? दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि अप्रायोगिक या गैर निर्देशनात्मक या फिर प्रायोगिक या निर्देशनात्मक। फिर अप्रायोगिक निर्देशनात्मक है उसको तीन भागों में बांटा गया है: साधारण स्तर परिकल्पना, विषम स्तर परिकल्पना और विशिष्ट स्तर परिकल्पना। फिर है जो ये प्रायोगिक या निर्देशनात्मक है इसके कितने पॉइंट बताए हैं भी? दो टाइप बताए हैं: अस्थिपरक परिकल्पना और सांख्यिकीय परिकल्पना। फिर सांख्यिकीय परिकल्पना दो प्रकार की होती है: निराकरणीय या फिर शून्य परिकल्पना और शोध या कार्य परिकल्पना। फिर शोध या कार्य रूप में परिकल्पना वो कितने टाइप की होती है? भी दो टाइप की होती है: धनात्मक और ऋणात्मक। फिर ऋणात्मक को कितने टाइप बताए हैं भी? दो टाइप बताए हैं: सत्यात्मक परिकल्पना और सार्वभौमिक परिकल्पना। चलो भी गाइज हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अप्रायोगिक या गैर निर्देशनात्मक, इसके कितने टाइप बताए भी? तीन। साधारण स्तर परिकल्पना। साधारण स्तर परिकल्पना में क्या होता है कि एक प्रकार परिकल्पना का एक अनुसंधान के संबंधित चरों व घटनाओं को केवल साधारण अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है भी? चरों व घटनाओं को केवल साधारण अध्ययन किया जाता है। जब एक अनुसंधान ऐसा होता है कि केवल आंकड़ों को संकलन हो, साधारण वर्गीकरण हो और जब साधारण स्तर पर परिकल्पना की ठीक रहती है। क्या रहती है भी? जो परिकल्पना है उसको एक अनुसंधान के संबंधित चरों व घटनाओं का केवल साधारण अध्ययन किया गया है। और जब एक अनुसंधान ऐसा हो कि जो आंकड़ों का संकलन हो और साधारण वर्गीकरण हो, तब साधारण रूप से परिकल्पना क्या रहती है? ठीक रहती है। फिर अब विषम स्तर परिकल्पना।
विषम स्तर परिकल्पना में क्या होता है, जब अनुसंधान का उद्देश्य चरों या घटनाओं का व्यापक और गहन अध्ययन करता है तो तब उसी स्थिति के अनुसंधान का स्वरूप विषम होता है। और इसके जहाँ अनुसंधान का स्वरूप विषम होता है तो वहाँ आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, संश्लेषण के कार्य का अत्यधिक होती है। किसके भी जो आंकड़े के संकलन है, वर्गीकरण और विश्लेषण के कार्य के रूप में क्या होती है, इनको कठिनाई होती है। इसी प्रकार इन्होंने विषम परिकल्पना का क्या करना पड़ा, निर्माण करना पड़ा। फिर है विशिष्ट स्तर परिकल्पना। विशिष्ट स्तर परिकल्पना कुछ ऐसे अनुसंधान में होती है जिससे संबंधित चरों व घटनाओं का पर्यायात्मक संबंधों व कार्यकारक संबंधों का अध्ययन करना पड़ता है। किसका भी जो प्रकार्यात्मक संबंध है, कार्य कारण संबंध इनका क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे अनुसंधान का स्वरूप विशिष्ट होता है और विशिष्ट अनुसंधान के लिए इनकी परिकल्पना बताती है। फिर है प्रायोगिक या फिर निर्देशनात्मक। प्रायोगिक अनुसंधान की जो परिकल्पना है वह थोड़ा अलग होता है। इसमें चरों का नियंत्रण, जोड़ तोड़, अभिक्रियात्मक के कारण कठोर वैज्ञानिक मापदंड व प्रायोगिक विकल्प का उपयोग करता है। किसका भी जो प्रायोगिक अनुसंधान है इसकी जो परिकल्पना है वो क्या होती हैं, थोड़ी अलग होती हैं। और इसमें चरों का नियंत्रण, जोड़ तोड़ व अभिक्रियाओं के कारण कठोर वैज्ञानिक मापदंड का प्रायोगिक विकल्प का अध्ययन होता है। इसमें सरल, स्पष्ट व विषम सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होता है। किसका भी सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग होता है। और इसमें परिकल्पनाओं का निश्चित, नियंत्रित व संक्रियात्मक होता है। इसकी कुछ कितने टाइप बताए हैं इन्होंने, अस्तित्वपरक परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना। अस्तित्व परिकल्पना क्या होती है कि इस प्रकार की जो अस्तित्व परिकल्पना है उसको एक वर्तमान स्थिति के स्थानीय और व्यक्तिगत अध्ययन में होता है। किस में होता है, भी स्थानीय और व्यक्तिगत अध्ययन। और इस प्रकार अध्ययन में केवल एक ही इकाई का गहन अध्ययन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, भी एक ही इकाई का गहन अध्ययन होना चाहिए और इसके प्राप्त निष्कर्षों का स्वरूप वैज्ञानिक रहता है। फिर सांख्यिकीय परिकल्पना। सांख्यिकीय परिकल्पना में इसके स्वरूप की रचना इस प्रकार होती है। संबंधित चरों में प्रकार्यवाद संबंधों का अध्ययन में उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षणों की उपयोग सुविधा पूर्वक होती है। कैसी होती है भी जो सांख्यिकीय परिकल्पना वह होती है जिसके संबंधित चरों का पर्यायात्मक संबंधों के अध्ययन में उपयुक्त सांख्यिकी के परीक्षण का उपयोग क्या होता है, सुविधा पूर्वक किया जा सकता है। फिर करक के अनुसार ये कहा है कि जो एक सांख्यिकी परिकल्पना है वो एक ऐसा कथन होता है जिसका संबंध एक या अधिक पैरामीटर होता है। क्या होता है भी, एक या अधिक पैरामीटर होता है और इसमें आगमन निर्माण का होता है। सांख्यिकी परिकल्पना कितने टाइप बताए हैं इन्होंने, 2 टाइप बताए हैं। कौन कौन से, निराकरणीय और शून्य परिकल्पना। 2 या 2 से अधिक समूह का कोई वास्तविक उत्पन्न नहीं हुआ और इनके अंतर उत्पन्न होता है। इसके कारण प्रतिचयन संबंधित त्रुटियों या संयोग जैसे त्रुटियों का एक कुछ भी हो सकता है। स्वतंत्र चर का प्रभाव उसका कारण नहीं होता। इन्होंने क्या बताया, जो शून्य परिकल्पना है वह परिकल्पना होती है जिसमें हम यह मानकर चलते हैं कि 2 चर जिसे संबंध ज्ञात करने जा रहे हैं तो उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। फिर है निराकरणीय परिकल्पना के कुछ लाभ। इसमें नियंत्रित समूह और प्रायोगिक समूह में प्राप्तकों को एक जनसंख्या प्रतिनिधि मानकर उसको अंतर में विश्लेषण किया है और इनको एक सार्थक नहीं किया जाता जिसमें अलग अलग बहुत बड़ा न हो, जब तक वह अंतर बड़ा न हो। इसमें जो इसका लाभ है निराकरणीय परिकल्पना का लाभ में क्या बताया है कि जो ये नियंत्रित समूह है इसको प्रायोगिक समूह के प्राप्तानों को एक ही जनसंख्या प्रतिनिधित्व मानकर उनके अंतर का विश्लेषण किया जाता है। किसका भी
किसका विश्लेषण किया गया है? भी प्रायोगिक समूह के प्रावधानों का। और इन्होंने तथा उस अंतर को जब तक सार्थक नहीं माना जाता जब तक यह अंतर बहुत बड़ा न हो। यही कारण है कि निराकरणीय परिकल्पना द्वारा निष्कर्ष कठोर वैज्ञानिक मापदंड पर आधारित होता है। फिर है जो तर्क वाक्य की पुष्टि को सबसे सरलतम उपाय यह है कि जो विपरीत तर्क वाक्य का निराधार सिद्ध करता है। फिर है शोध कार्य रूप परिकल्पना। शोध या कार्य रूप परिकल्पना से तात्पर्य है कि ऐसी परिकल्पना से होती है जो किसी भी घटना या तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत से निकाली गई अनुमति पर आधारित होती है। किसके द्वारा आधारित होती है? भी जो परिकल्पना कैसी होती है कि वैसी परिकल्पना से होती है जो किसी भी घटना या तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत को निकाली गई अनुमति पर आधारित होती है। और इस शोधकर्ता के विश्वास के साथ में इसका प्रतिपादन यह होता है कि यथार्थ है और सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पे भी यह यथार्थ होता है और सिद्धांत पर क्या होती है? आधारित होती है। फिर परिकल्पना के आधार पर समूह के दो अंतर बताए गए हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। कितने भी दो प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। फिर धनात्मक में दो समूह को एक ऐसे समूह निश्चित रूप में दूसरे समूह में श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ एक समूह से दूसरे समूह तक धनात्मक दिशा में अंतर की परिकल्पना की जाती है और इसमें धनात्मक परिकल्पना कहलाती है। धनात्मक परिकल्पना क्या होती है? भी जो दो समूह होते हैं उसमें से एक समूह निश्चित रूप से और दूसरा समूह श्रेष्ठ माना जाता है और यहाँ तक समूह से दूसरे समूह तक धनात्मक दिशा के अंतर में क्या होती है? परिकल्पना की जाती है। फिर है ऋणात्मक। ऋणात्मक परिकल्पना क्या होती है कि जब समूह की योग्यता दूसरे समूह की योग्यता के सार्थक रूप में कम बताया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक परिकल्पना होती है। फिर जो ऋणात्मक परिकल्पना है उसको दो प्रकार में बांटा गया है, संप्रत्यात्मक परिकल्पना और सार्वभौमिक परिकल्पना। फिर संप्रत्यात्मक परिकल्पना क्या होती है? जो यह एक ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें स्वतंत्र चर और आश्रय चर के प्रत्याशित संबंधों के विषय में एक संक्षिप्त कथन होता है और इसमें संप्रत्यात्मक भी कहते हैं। संप्रत्यात्मक क्या होती है? भी एक ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें स्वतंत्र चर भी होता है और आश्रय चर के जो प्रत्याशित संबंध में विषम की एक संक्षिप्त कथन होता है उसको हम क्या कहते हैं? संप्रत्यात्मक परिकल्पना होती है। फिर है सार्वभौमिक परिकल्पना। सार्वभौमिक परिकल्पना क्या होती है कि जो परिकल्पना का उद्देश्य और उद्देश्य के संबंधित चरों के विषय में एक ऐसे संबंध स्थापित होता है जिनका स्वरूप सार्वभौमिक हो और परिकल्पना के आधार पर निष्कर्षों को ऐसे सामान्य नियमों की रचना करना होता है प्रत्येक काल व देश के लिए वैध हो और इनकी रचना केवल उस परिस्थिति के संभव रहती है जिसमें ज्ञान का भंडार पर्याप्त रूप से वैज्ञानिक रूप में विकसित होता है। फिर है परिकल्पना के कार्य। परिकल्पना के कार्य सिद्धांतों की जांच करना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, किसी भी घटना का वर्णन करना और फिर ये अन्य कारक है। सिद्धांतों की जांच करना। सिद्धांतों की जांच करना में किसी भी घटना की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत का विकास करते हैं और उसके पश्चात कुछ तरीके और उनकी सत्यता की भी जांच करते हैं। इसमें जो सिद्धांतों की जांच करना है उसमें क्या कहा है कि जो परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्धांत की जांच को ही माना गया है कि जैसे कि कोई भी घटना होती है उसकी व्याख्या करने के लिए सिद्धांत को क्या माना है इन्होंने? विकास करते हैं। तो उसके पश्चात कुछ तरीकों
तरीकों की उनकी सत्यता की जांच होती है और उसके समय सर्वोत्तम तथा सीधा तरीका उस सिद्धांत में एक से अधिक परिकल्पना निर्गत करना होता है और उस परिकल्पना की सत्यता की जांच होती है। फिर है नए सिद्धांतों का प्रतिपादन। नए सिद्धांतों का प्रतिपादन में क्या कहा है कि जो अन्य कार्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है और इसमें सामान्य तौर पर शोध के हम सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, आधार पर इन्होंने परिकल्पना बनाते हैं और कभी कभी यह प्रक्रिया विपरीत भी हो जाती है और जिसके विभिन्न परिकल्पनाओं को एक साथ सम्मिलित करके उनको सिद्धांत का क्या किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है। फिर है किसी घटना का वर्णन करना। इनका जो किसी भी घटना का वर्णन करना होता है, इसमें परिकल्पना का अनुभविक जांच की होती है और यह निश्चित रूप से घटनाओं के बारे में एक निश्चित सूचना देती है जिसमें वह संबंधित होता है कि उक्त सूचना के आधार पर संबंधित घटना का संतोषजनक वर्णन करना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है भी, आसान हो जाता है। फिर है इसके कुछ अन्य कार्य बताए गए। सामान्य के सुनिश्चित करना, समस्या को सुनिश्चित करना, मार्गदर्शन और प्रमुख तथ्यों की सूचना, पुनरावृत्ति की संभव बनाना और निष्कर्ष निकालने की सहायता करना। तो इसमें जो मुख्य कार्य है वो क्या है भी, समस्या का निश्चित करना। तो इसमें परिकल्पना समस्या का संकुचित करती है और उसका क्षेत्र विशिष्ट और स्थिर होता है। कैसा होता है भी, उसका क्षेत्र विशिष्ट और स्थिर होता है और इसके निर्माण के समस्या समाधान मुखी हो जाती है और अब वह भी नहीं होती। फिर है मार्गदर्शन में यह निश्चित हो जाता है कि कोई भी शोधकर्ता का कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना। फिर है प्रमुख तथ्यों का चुनाव। प्रमुख तथ्यों का चुनाव में यह कि यह समस्या क्षेत्र के सीमित रहती है और इसमें मुख्य महत्वपूर्ण तथ्यों के चुनाव की सरलता होती है। इसमें समस्या के मुख्य बिंदु का शोध का भाग बनाते हैं और शेष के छोड़ देते हैं। फिर है पुनरावृत्ति के संभव बनाना। पुनरावृत्ति में इनका निष्कर्ष की जांच होती है और इसमें पुनः परीक्षण संभव नहीं होता। फिर निष्कर्ष निकालने में सहायता होना। जब परिकल्पना की शोधकर्ता अपने उद्देश्य और क्रियाओं के बारे में निश्चित करता है तो उचित मार्ग पर चलकर निश्चित उसका उद्देश्य तक प्राप्त कर लेता है। क्या निकाल कर भी, निष्कर्ष निकाल कर वह अपने उद्देश्य को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। फिर है परिकल्पना के कुछ महत्व। परिकल्पना के महत्व तथ्यों की सार्थकता का निर्धारित करना, समस्या एवं समस्या समाधान के बीच में कड़ी का काम कर समस्या का समाधान प्रस्तुत करते। क्या भी जो समस्या है उसको समस्या के समाधान का क्या करती है, ये प्रस्तुत करती है। फिर है संकल्प के आधार प्रस्तुत कर नवीन अनुसंधानों के मार्ग प्रसरण करना। फिर यह अनुसंधान की संपूर्ण कार्य रेखा बनाती जिसमें समुचित एवं प्रणाली उपकरणों के चयन में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है भी, जो समुचित और प्रभावी उपकरण होते हैं उसमें चयन में क्या होती है, ये सहायक होती है। फिर है नमूना चयन। नमूना चयन में क्या बताया है कि जो सर्वेक्षण करने से पहले अपना अध्ययन दिन जनसंख्या के प्रत्येक नमूना चुनना चाहिए। क्या चुनना चाहिए भी, जो सर्वेक्षण करने के लिए एक अध्ययन जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का नमूना चुनना चाहिए। इसमें लक्ष्य समूह बहुत छोटा नहीं है। जन समुदाय में सभी सदस्यों के आंकड़ों का संग्रह करना संभव नहीं होता। जनसंख्या का उपसमूह जिसमें इन जन समुदाय की सभी विशेषताएं होती है, इसमें नमूना चयन भी कहलाता है। क्या कहलाता है भी, जो नमूना चयन है वो क्या होता है कि जो इसको सर्वेक्षण करने से पहले इस
आपको अध्ययन जनसंख्या के प्रतिनिधित्व नमूना चुनना चाहिए और इसका लक्ष्य होता है वो समूह बहुत छोटा नहीं होता और समुदाय में सभी सदस्यों का आंकड़ों का संग्रह करना संभव नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नमूना चयन कहते हैं। संभाव्यता नमूना चयन। संभाव्यता नमूना चयन क्या होता है कि जिसमें चयन विधियों की जन समुदाय की इकाई या मंद के नमूना के लिए संभावना होती है और इसी विधि के चयन की सृष्टियाँ कम होती है। तो इसकी कुछ विधियाँ हैं: सरल, रैंडम, योजनाबद्ध नमूना चयन, स्तरीय नमूना चयन और समूह तथा गुच्छ नमूना चयन, बहुचरणीय और बहुस्तरीय नमूना चयन। फिर है सरल रैंडम। सरल रैंडम में क्या कहा है कि यह पद्धति तब प्रयोग की जाती है जिसमें नमूना चयन फ्रेम छोटा होता है और इसे सूचनाबद्ध समुदाय की नमूना चुनने के लिए यात्रित संख्या लेते हैं। फिर है योजनाबद्ध। योजनाबद्ध में कोई भी जो नमूना इकाई जन समुदाय के समय के स्थान पर के समान अंतराल, स्थान व क्रम के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसी विधि को नमूने का चयन भी बहुत क्या होता है, सरल होता है। फिर स्तरीय नमूना चयन। स्तरीय नमूना चयन में जो इस पद्धति में विजातीय जन समुदाय के 2 स्तर विभाजित किए हैं और यदि आपके विभाजीय जन समुदाय जैसे पुरुष, महिला, ग्रामीण, शहरी, साक्षर, निरक्षर, अल्प आय, उच्च आय वर्ग आदि इन स्तरों पर प्रत्येक प्रतिनिधिक नमूना लेना चाहता है। फिर है समूह अथवा गुच्छ नमूना चयन। इसमें समूह और गुच्छ नमूना चयन में हम जन समुदाय के छोटे छोटे समूह को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं और जब एक या एक से अधिक समूह को यात्रित नमूना चुनते हैं। फिर है बहुचरणीय और बहुचरणीय यमुना चयन। इसमें समूह नमूना चयन का सामान्यीकरण होता है और बहुस्तरीय नमूना चयन इन कारणों में विभाजित होता है: प्रजातीय रूप में प्रत्येक चरण का एक अधिक छोटा समुदाय को चुना जाता है। फिर है संभाव्यता इतर नमूना चयन। इस विधियों में गुणात्मक अनुसंधान के दृष्टांत चयन विधि के रूप में प्रारंभिक व्याख्यात्मक स्वरूप के परिणात्मक अध्ययनों के लिए व्यापक रूप से प्रस्तुत की जाती है। किसको भी इनकी विधियों जो गुणात्मक अनुसंधान के चयन विधि के रूप में प्रारंभिक या फिर व्याख्यात्मक गंतव्य के परिणात्मक अध्ययनों के रूप में क्या की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। तो इनकी कुछ विधियाँ संविधानुसार नमूना चयन, विचार नमूना सर्वेक्षण, कोटा नमूना सर्वेक्षण। फिर संविधानुसार नमूना चयन। इसमें अनुसंधान के उन नमूनों का चयन होता है जिसमें सुविधाजनक और उपलब्धता के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है भी, सुविधाजनक या उपलब्धता के आधार पर होती है। फिर है विचार नमूना सर्वेक्षण। विचार नमूना सर्वेक्षण में क्या होता है कि जो विचार सर्वेक्षण में सर्वेक्षण क्षेत्र के ज्ञात अलग अलग विज्ञतों का पैनल का साक्षात्कार करता है और नमूना चयन की प्रक्रिया कभी कभी संप्रयोजन नमूना चयन भी कहते हैं। फिर है कोटा नमूना सर्वेक्षण। कोटा नमूना सर्वेक्षण में इसमें प्रत्येक आनुपातिक रूप से सुरक्षित किया जाता है और जो प्रतिनिधि तक नमूना चयन करने के लिए कुछ मापदंड जैसे सेक्स, आयु, क्षेत्र, आय आदि के नमूने चुने जाते हैं और तब अनुसंधानकर्ता उप समूह के प्रत्येक के नियम में चुना जाता है। फिर है इनके शोध का संचालन और प्रतिविवेद प्रस्तुत करके नैतिक आचार। इसके कुछ निम्नलिखित सिद्धांत है: ईमानदारी, निष्पक्षता, अखंडता, सतर्कता, खुलापन, बौद्धिक संपदा का सम्मान, गोपनीयता, जिम्मेदार प्रशासन और जिम्मेदार परामर्श और पेटेंट। तो ईमानदारी में क्या होता है, डाटा, परिणाम, विधियाँ, प्रक्रिया और ईमानदारी से रिपोर्ट की जाए जिसमें त्रुटि न हो। और निष्पक्षता में क्या होता है, इसमें प्रयोगात्मक डिजाइन, डाटा विश्लेषण, डाटा व्याख्या
व्याख्या, सहकर्मी समीक्षा, कर्मियों के फैसले, अनुसंधान लेखन, विशेषज्ञ गवाही, अनुसंधान के अन्य पहलुओं का पूर्वाग्रह बचने के लिए प्रयास किए जाए। फिर है अखंडता। अखंडता में अपने वादों और समझौतों को बनाए रखना और विचार और कार्यवाही की स्थिति के लिए प्रयास करना। फिर है सतर्कता। सतर्कता में लापरवाही और सृष्टियों से बचाए, ध्यान से और गंभीर रूप से अपने काम और साथियों के काम में जांच करना। खुलापन, डाटा, परिणाम, विचार, उपकरण और संसाधन साझा करना। फिर है बौद्धिक संपदा का सम्मान। बौद्धिक संपदा का सम्मान में बिना अनुमति का अप्रत्यक्ष डाटा, वीडियो का परिणाम का उपयोग न रखना। फिर है गोपनीयता। गोपनीयता में संचार की रक्षा करना, जैसे कि प्रशासन के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज। फिर है जिम्मेदार प्रशासन। जिम्मेदार प्रशासन में अनुसंधान की छात्रवृत्ति के आने वाले आगे बढ़ने वाले प्रकाशित करें और न कि अपने करियर की आगे बढ़ाने के लिए। जो जिम्मेदार प्रशासक है उसमें क्या कहा गया है, जो अनुसंधान और छात्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए, न कि केवल अपने करियर और आगे बढ़ाने के लिए। फिर है जिम्मेदार परामर्श। जिम्मेदार परामर्श में छात्रों के शिक्षित करना और सलाह देने की सहायता करना, उनके कल्याण को बढ़ावा देना। फिर है पेटेंट, कॉपीराइट आदि का सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए भी? कॉपीराइट आदि का सम्मान करना चाहिए। किसमें भी? पेटेंट में। फिर है शोध की रूपावलियाँ। शोध की रूपावलियों को निम्न दो भागों में बांटा गया है, मात्रात्मक रूपावली और गुणात्मक रूपावली। किसमें भी? जो मात्रात्मक रूपावली है और गुणात्मक रूपावली। इसमें जो मात्रात्मक रूपावली क्या होती है कि इसमें इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों के द्वारा निर्धारित करता है। आंकड़ों के आधार पर नए आंकड़े को निकालना ही इसका उद्देश्य होता है। किसका भी? मात्रात्मक रूपावली का उद्देश्य होता है क्या भी? जो आंकड़ों के आधार पर एक नए आंकड़ों को निकालना ही इसका उद्देश्य माना गया है। किसका भी? मात्रात्मक रूपावलियों का। फिर यह रूपावली किसी भी प्रकार पक्ष या भाव से रहित होती है। यह अपेक्षाकृत घटना इसके परिणाम और प्रभाव के बीच में संबंधों को केंद्रित होती है। किसकी केंद्रित होती है भी? जो परिणाम और प्रभाव के बीच में संबंधों पर केंद्रित होती है। इसमें जो मात्रात्मक रूपावली है उसमें निष्कर्षों का आंकड़ों के द्वारा निर्धारित होती है। आंकड़ों के आधार पर एक नए आंकड़ों का निकालना भी इसका क्या माना गया है? उद्देश्य माना गया है। और किसी भी पक्ष या भाव का रहित होती है और परिणाम और प्रभाव के बीच में संबंधों पर क्या होती है? ये केंद्रित होती है। फिर है गुणात्मक रूपावली। गुणात्मक रूपावली में जो मात्रात्मक के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभवों पर विश्लेषण पर बल देती है। किस पर भी? जो व्यक्तिगत अनुभव है और विश्लेषण पर बल देती है। इस रूपावली में निष्कर्ष के भाव पक्ष के स्थान दिया जाता है और इसी रूपावली कारण विश्लेषण का संबंध होता है। इस अनुसंधान के उद्देश्य मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को समझना होता है। इस विधि के अंतर्गत क्या, कहाँ, कब और क्यों आदि प्रश्नों की जांच की जाती है। किसमें भी? गुणात्मक रूपावली में किसकी जांच की जाती है भी? क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि सभी प्रश्नों का जांच की जाती है। इस अनुसंधान की संकल्पना का प्रयोग नहीं करते हैं और यह विकल्प खुला रखते हैं जिसमें मात्रात्मक के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर बल देता है। जैसे यदि हमें शहरी और ग्रामीणों के शिक्षण प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन करते हैं तो जो संबंधित तथ्य सामने आते हैं उन्हीं के परीक्षण और रिकॉर्डिंग करके वर्णनात्मक तथ्यों के रूप में प्रभावशीलता की गुणात्मक तथ्यों की टिप्पणी की जाती है। फिर है इसके कुछ निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं। समूह केंद्रित अनुसंधान, प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, कथात्मक अनुसंधान, घटनात्मक अनुसंधान, जातिवृत्त अनुसंधान, व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान और प्रत्यय आधारित अनुसंधान। इसमें समूह केंद्रित अनुसंधान है। इसमें अनुसंधान कुछ व्यक्तियों के समूह और किसी विशेष की चर्चा करके एकत्रित करता है और इसी सदस्यों की संख्या कम होती है।
जो समूह केंद्रित अनुसंधान में क्या होता है कि इसके अंतर्गत अनुसंधान करता है उसके कुछ इन व्यक्तियों के समूह को किसी भी विशेष पर चर्चा करने के लिए क्या किया जाता है, इकट्ठा करता है और उनके सदस्यों की संख्या क्या होती है भी कम ही जाती है। फिर है प्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन में बाह्य पर्यवेक्षण के आधार पर समूह एकत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है अभी, बाह्य पर्यवेक्षण के द्वारा समूह को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। फिर गहन साक्षात्कार। गहन साक्षात्कार में इन तथ्यों के गहराई तक जाने का प्रयास किया जाता है। किसके गहराई तक जाने का प्रयास किया जाता है भी, तथ्यों के गहराई पर जाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। फिर कथात्मक अनुसंधान। कथात्मक अनुसंधान में मुख्य साहित्य की समीक्षा की जाती है। घटनाजन्य अनुसंधान में व्यक्तियों की किसी भी घटना के विषय में अनुभवों को समझने का प्रयास करता है। जातिवृत्त अनुसंधान। जातिवृत्त अनुसंधान में भौतिक और सामाजिक पर्यावरण पर निर्धारित होती है। क्या होती है भी, जो अनुसंधान है उसका उद्देश्य भौतिक सामाजिक पर्यावरण पर निर्धारण करना है। फिर है व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान। व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान में यह मनोवैज्ञानिक विकास, समाज शास्त्र, व्यापार क्षेत्र आदि पद्धतियों को एकत्रित करने की विधि होती है। क्या एकत्रित करती है भी, यह मनोवैज्ञानिक विकार, समाज शास्त्र, व्यापार क्षेत्र आदि संबंधों को, पद्धतियों को क्या करती है, एकत्रित करती है। और यह एक व्यक्ति, परिवार, समूह और समुदाय हो सकता है। क्या हो सकता है अभी, यह एक व्यक्ति, परिवार और समूह या समुदाय भी हो सकता है। फिर है इसके मुख्य उद्देश्य इकाई के जीवन स्तर को समझता है। जो इसका उद्देश्य क्या है अभी, इकाई के जीवन स्तर को समझना। फिर है प्रयत्न आधारित सिद्धांत। प्रयत्न आधारित सिद्धांत में इसके अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए प्रश्न को विश्लेषण के आधार पर किसी भी सिद्धांत का विकसित किया जाता है। किसका विकसित किया जाता है भी, जो शोधकर्ता है उसको एकत्रित करके पद्धतियों का विश्लेषण के आधार पर किसी सिद्धांत का विकसित किया जाता है। फिर शोध की मिश्रित विधि उपागम। शोध के मिश्रित विधि उपागम में क्या बताया है कि जो मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान को एकत्रित करना। जो मात्रात्मक होती है अनुसंधान के संचालन की एक पद्धति मानी जाती है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। तो जो मात्रात्मक होती है वो क्या होती है, प्रयोग और सर्वेक्षण। गुणात्मक में फोकस, समूह और साक्षात्कार। फिर अनुसंधान को एकत्रित करना, विश्लेषण और एकीकरण करना शामिल है। क्या होता है भी, जो अनुसंधान को एकत्रित करना, विश्लेषण और एकीकरण करना शामिल है। और अनुसंधान के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग तब किया जाता है जब तक एकीकरण प्रत्येक की तुलना में अनुसंधान समस्या को बेहतर समझ प्रदान होती है। फिर मात्रात्मक ढांचा, क्लोज एजेंट जानकारी शामिल होती है, जैसे एस्टीट्यूड, जैसे रेट स्केल है, व्यवहार और प्रदर्शन उपकरणों मापने के लिए किया जाता है। किसका भी, रेटिंग स्केल है, अवलोकन चेकलिस्ट है और इसके प्रदर्शन उपकरणों को मापने के लिए क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आंकड़ों का विश्लेषण अनुसंधान के सवालों का जवाब देना, परिकल्पना के परीक्षण करने के लिए उपकरणों या जांच सूची एकत्रित सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। फिर है शोध का मिश्रित विधि उपागम, विशेष रूप में निम्न स्थितियों में क्या किया गया है, संदर्भ को अनुकूल होता है। जैसे जब किसी अन्य तरीके को प्राप्त परिणामों को मान्य करना होता है, किसको भी, अनेक तरीकों के प्राप्त करने के। जब किसी दूसरी विधि को सूचित करने के लिए एक विधि का उपयोग करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि जब किसी भी विषय के बारे में बहुत कम जाना जाता है और गुणात्मक अनुसंधान के माध्यम से किसी विचार का अध्ययन करता है तो इसके बारे में सीखना आवश्यक है। और मात्रात्मक अनुसंधान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को एक बड़े नमूने के साथ में उन चर का अध्ययन करे। फिर जब कोई लगातार अलग अलग दृष्टिकोण को एक शोध प्रश्न देखना चाहता है तो इसमें अप्रत्यक्ष निष्कर्ष और संभावित विरोधाभासों को स्पष्ट करता है। किसको भी, जो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष और संभावित विरोधाभास को स्पष्ट किया जाता है।
जब कोई अन्य तरीकों के निष्कर्षों का विस्तार, स्पष्टीकरण या निर्माण करना चाहता है। जब भी कोई अन्य तरीके हैं जैसे निष्कर्ष पर विस्तार, स्पष्टीकरण या निर्माण करना चाहता है, जैसे यदि कोई प्रयोगात्मक अनुसंधान के माध्यम से एक कार्य संबंध स्थापित किया जाता है, लेकिन व्यक्ति गुणात्मक अनुसंधान के माध्यम से शामिल कारण प्रक्रियाओं को समझना और समझाना चाहता है। फिर जब भी कोई व्याज की घटना के बारे में एक सिद्धांत विकसित करना चाहता है, तो इसकी परीक्षण करना है, तो आमतौर पर गुणात्मक शोध सिद्धांत के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है, जबकि मात्रात्मक शोध सिद्धांतों के परीक्षणों का एक बेहतर तरीका प्रदान होता है। फिर जब भी कोई गुणात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का सामान्यीकरण करना चाहता है, फिर इसके शोध के मिश्रित विधि है उसके लाभ और हानि। मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान दोनों की कमजोरियों को दूर करने वाली शक्ति प्रदान होती है। कैसे भी जो मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान है, दोनों की कमजोरियों को दूर करने वाली शक्ति होती है। क्या होती है भी रिसर्च की मिश्रित विधि, जैसे कि मात्रात्मक अनुसंधान संदर्भ सेटिंग के समझने में कमजोर है, जिसमें लोग व्यवहार करते हैं कुछ ऐसा जो गुणात्मक अनुसंधान के लिए करते हैं। दूसरी ओर गुणात्मक शोध को शोधकर्ता द्वारा की गई पक्षपाती व्याख्यानों की व्याख्या क्षमता और बड़े समूह के निष्कर्षों की सामान्य बनाने में कठिनाई के कारण कमी के रूप में देखा जा सकता है। किसमें भी मात्रात्मक और गुणात्मक में। फिर परिणात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण की तुलना में शोध समस्या का अधिक संपूर्ण और व्यापक समझ प्रदान करता है। किसमें भी जो परिकल्पनात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण है, इसमें क्या होती है शोध समस्या का अधिक संपूर्ण प्रदान करता है। फिर विशिष्ट उपकरणों की विकसित करने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जैसे गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग करके एक निश्चित विषय के बारे में जानकारी इकट्ठी करना संभव है, या अधिक से अधिक निर्माण वैधता के उपकरण विकसित करने के लिए निर्माण करना एक निर्माण को मापता है जिसे वे मापने का इरादा रखता है। फिर निष्कर्षों को समझाने और कारण प्रक्रिया जैसे काम करती है वे मदद करते हैं। फिर इनकी हानि में अनुसंधान डिजाइन बहुत जटिल होता है। क्या होता है भी जो अनुसंधान डिजाइन है वो बहुत ही जटिल होता है। फिर इस प्रकार के अनुसंधान की योजना कार्यात्मक के लिए बहुत अधिक समय के संसाधन लेता है। दूसरे के निष्कर्षों को चित्र बनाकर एक विधि की योजना और कार्यात्मक की कठिन हो जाता है, और निष्कर्षों की व्याख्या में उत्पन्न होने वाली विगतियों के कैसे हल किया जाए। इसमें हानि में क्या बताया है कि जो अनुसंधान डिजाइन है वो बहुत ही जटिल होता है। क्या होता है भी बहुत ही जटिल होता है। इस प्रकार जो अनुसंधान की योजना है कार्यात्मक के लिए बहुत ही कठिन समय और संसाधन लेता है। फिर है दूसरों के निष्कर्षों पर चित्र बनाकर एक विधि की योजना और कार्यान्वित करना कठिन हो जाता है। फिर यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि जो निष्कर्ष की जो व्याख्या है उसको उत्पन्न होने की विसंगतियों को कैसे हल किया जाए। ठीक है गाइज, ये था आज का टॉपिक हमारा परिकल्पना में हमने क्या क्या पढ़ा भी, जो परिकल्पना का अर्थ, फिर इनकी प्रकृति और जो शोध समस्या और परिकल्पना के बीच में संबंध जैसे समानताएं और असमानताएं, फिर इनकी कुछ विशेषताएं थी और इनके टाइप में क्या है भी जो परिकल्पना है वो दो टाइप के होते हैं, प्रायोगिक और निर्देशनात्मक और गैर निर्देशनात्मक। फिर हमने इनकी लाभ हानि और इसके कुछ कार्य किए हैं। ठीक है गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।